नमस्कार, मैं सुदेश चौधरी और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत की यानी कि इस्लाम धर्म की। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, जो कि लगभग 570 ईस्वी में हुआ था। और इस धर्म के जो प्रवर्तक रहे थे वो रहे थे मोहम्मद साहब। इसके बाद जो सबसे पहले अरबों में आक्रमणकारी व्यक्ति हुआ था वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सबसे पहले सिंध के राजा दाहिर को परास्त करके सिंध और मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया था। तो अरबी आक्रमणकारियों के बाद जो दूसरे इस्लाम धर्म के आक्रमणकारी रहे थे वो आए थे तुर्की से, यानी कि जो हमारा अब सेकंड इसमें जो टॉपिक शुरू होता है वो है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। अरबों के बाद भारत पर तुर्की लोगों ने आक्रमण किया था और ऐसा माना जाता है कि जो ये तुर्की लोग थे ये काफ़ी बर्बर और असभ्य जाति थी। ये जो तुर्की लोग थे ये ईरानी शासकों की ही एक शाखा थी और अरब के जो आक्रमण हो रहे थे उस समय पर इस वंश के जो शासक थे वो तुर्किस्तान चले गए थे और वहाँ पर वो तुर्की लोगों के साथ इतने घुल मिल गए थे कि बाद में जो उनके वंशज थे वो तुर्क ही कहलाए जाने लगे। अल्पतगीन ने इस वंश का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और 963 ईस्वी में अमीर अबू बकर लीवक से जाबुलिस्तान तथा उसकी राजधानी यानी गजनी को छीन लिया और गजनी को अपनी राजधानी बना लिया। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो हक नाम का था उसने 3 वर्ष तक शासन किया और उसकी मृत्यु के पश्चात जो अल्पतगीन का सेनापति था बल्खतगीन उसने इसकी गद्दी पर अधिकार कर लिया। लेकिन 972 ईस्वी के करीब बल्खतगीन की भी मृत्यु हो गई। फिर अल्पतगीन का एक गुलाम था पिराई नाम का, इसने जो है इस पर शासन किया। अब बात करते हैं सुबुक्तगीन की। जो सुबुक्तगीन था ये भी अल्पतगीन का एक गुलाम ही था, लेकिन बाद में ये इसका दामाद भी बन गया था। इसने पिराई से इस राज्य को छीनकर स्वयं इस पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राज्यों पर आक्रमण किया और यह संघर्ष जो था इसका यह महमूद गजनबी के समय तक चलता रहा था। महमूद गजनबी जो था वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन से जो युद्ध करने वाला हिंदू शाही राजा था वो था जयपाल। जयपाल ने जो है इसके साथ युद्ध किया था और जयपाल की सहायता के लिए अन्य और भी बहुत सारे राजाओं ने इसकी सहायता की थी, लेकिन फिर भी सुबुक्तगीन की 1 लाख सेना के सामने यह हार गया था। इन्हीं युद्धों के दौरान 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। इसने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन जो इसका बड़ा पुत्र था महमूद उसने उसके इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और लगभग 7 माह के पश्चात इसने इस्माइल को परास्त करके 998 ईस्वी में स्वयं जो है गजनी पर अपना अधिकार कर लिया। महमूद गजनबी के जन्म की बात की जाए तो इसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था और जिस समय यह गजनी का शासक बना यह लगभग 27 वर्ष का था। अरबों की तरह जो तुर्की लोग थे इनका भी मुख्य उद्देश्य जो था वो इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना ही था, लेकिन जो महमूद गजनबी था यह मुख्य रूप से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहता था, बल्कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत की धन संपत्ति लूटना था और इसने जो भारत में हिंदू मंदिर थे उन पर आक्रमण करके वहाँ की सारी संपत्ति को लूटना शुरू कर दिया था। 1025 ईस्वी में इसने मुख्य रूप से गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर
3 बार आक्रमण करके इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। महमूद गजनबी पहला ऐसा तुर्की शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनबी ने 1001 से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी हिंदू मंदिरों और मूर्ति पूजा से बहुत नफरत करता था, इसीलिए इसने भारत में जो मंदिरों पर सबसे अधिक आक्रमण किया और उसमें रखी सभी मूर्तियों को इसने तुड़वा दिया। इसीलिए महमूद गजनबी को भारतीय इतिहास में बुत शिकन या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं महमूद गजनबी के दरबारी कवियों के बारे में। अल-बरूनी, यह गजनबी के साथ भारत में आया था। यह ईरान का मूल निवासी और फ़ारसी लेखक था। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था और इसकी जो सबसे विख्यात या प्रसिद्ध पुस्तक है वो है तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। यह 11वीं सदी के भारत का दर्पण भी कही जाती है, यानी जो ये किताब है तहकीके हिंद, इसको 11वीं सदी के भारत का दर्पण भी कहा जाता है। दूसरे इसके दरबार का जो मुख्य विद्वान था वो था राजकवि फिरदौसी। यह फ़ारसी भाषा का संस्थापक था और जो इसकी मुख्य कृति या मुख्य पुस्तक थी उसका नाम था शाहनामा। अगला जो इसके दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था वो था बैहाकी इतिहासकार। इसने अलबी तारीखे सुबुक्तगीन नामक पुस्तक लिखी थी। अब बात करते हैं महमूद गजनबी के आक्रमणों के बारे में। महमूद गजनबी ने पंजाब, सिंध और मुल्तान को अपने राज्यों में सम्मिलित करके अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए भारत में मार्ग प्रशस्त कर दिया था। यानी ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों के जरिए जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो आराम से भारत में दाखिल हो सकते थे। महमूद गजनबी ने भारत में जो प्रमुख आक्रमण किए उनमें से सबसे पहला था सीमावर्ती प्रदेशों में जो हिंदू शाही राज्य थे उन पर आक्रमण करना। दूसरा, पंजाब व पेशावर के राजा जयपाल पर आक्रमण जो है किया था और उस पर जीत हासिल की थी। तीसरा, इन्होंने मुल्तान पर 3 बार आक्रमण किया था। चौथा, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 3 बार आक्रमण करके इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। महमूद गजनबी के जो आक्रमण थे इनका जो प्रमुख उद्देश्य रहा था वो मैंने आपको पहले भी बताया। सबसे पहला था मूर्ति पूजा का अंत करना। दूसरा, भारत की धन संपत्ति को लूटना। तीसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और इस्लाम राज्यों का विस्तार करना। गजनी वंश ने भारत में 997 ईस्वी से लेकर के लगभग 1032 ईस्वी तक शासन किया था। तो ये हमने जाना तुर्की के पहले आक्रमणकारी महमूद गजनबी के बारे में। अब हम बात करते हैं तुर्की के दूसरे आक्रमणकारी के बारे में जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। गजनी वंश के पतन के बाद गोरी कबीले ने संसवानी वंश की स्थापना की और इस वंश की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति था वो था मोहम्मद गोरी। 1032 ईस्वी में गजनी साम्राज्य जो है वो खंडित होने लगा और इस समय में गोरे वंश और ख्वारिज़्म वंश जो है वो उभर कर सामने आने लगे। गोरे प्रदेश जो था यह 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित था और वहाँ के जो निवासी थे उनका मुख्य काम कृषि करना था, परंतु वे अच्छी नस्ल के घोड़े पालने और अच्छे शस्त्र तैयार करने के लिए सबसे अधिक जाने जाते थे।
महमूद गजनबी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने गोरे पर विजय प्राप्त की थी, यानी गोरे प्रदेश पर विजय प्राप्त कर ली थी और जो वहाँ के निवासी थे उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया था। इससे पहले जो गोरे प्रदेश के निवासी थे वे बौद्ध धर्म को मानते थे, यानी बौद्ध धर्मी थे, लेकिन महमूद गजनबी ने इनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया था और इसी वंश में से जो उभर कर एक व्यक्ति आया था सामने, वही था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी से पहले 1163 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के भाई ग्यासुद्दीन मोहम्मद गोरी ने गजनी वंश पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन लगभग 1173-74 ईस्वी में मोहम्मद गोरी, यानी कि जिसका पूरा नाम शहाबुद्दीन या मईनुद्दीन मोहम्मद गोरी था, उसने इस राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन यह अपने भाई ग्यासुद्दीन मोहम्मद गोरी की देख रेख में ही शासन कार्य करता रहा था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान राज्य पर किया था। अब जानते हैं मोहम्मद गोरी के बाकी आक्रमणों के बारे में। शासक बनते ही मोहम्मद गोरी ने भारत विजय की योजना बनानी शुरू कर दी और 1175 ईस्वी में मुल्तान पर पहला आक्रमण किया और विजय भी प्राप्त की। मोहम्मद गोरी ने दूसरा आक्रमण गुजरात अहिलवाड़ा के राजा भीमदेव पर किया और 1178 ईस्वी में उसको हराकर गुजरात पर भी अपना अधिकार कर लिया। गजनबी और गौर वंश में वंशानुगत शत्रुता पहले से ही चली आ रही थी और इस समय जब गोरी ने देखा कि पेशावर व पंजाब पर गजनी वंश का शासन है, तो उसने 1180 ईस्वी में पेशावर व पंजाब पर आक्रमण करके लाहौर के मलिक खुसरो पर विजय प्राप्त कर ली। चौथा युद्ध है तराइन का युद्ध। आपको पता ही है तराइन के 2 युद्ध लड़े गए थे। जो पहला युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी हार गया था। और जो अगला जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी और मोहम्मद गोरी ने जीत हासिल की थी। मोहम्मद गोरी का जो छठा युद्ध है वो है कन्नौज का युद्ध, जो कि कन्नौज के राजा जयचंद के साथ और मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था, जिसमें कि जयचंद की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बारे में। 15 मार्च 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी अपने देश गजनी वापस जा रहा था, तो उस समय जो मुस्लिम संप्रदाय यानी सिया धर्म के संप्रदाय के जो लोग थे, उन्होंने और खोखरों ने मिलकर के मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी की कुछ उपलब्धियों के बारे में। भारत में वास्तविक रूप से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो मोहम्मद गोरी था। इससे पहले जो मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुए थे वो जो है बीच बीच में, जैसे आपने देखा कि उसमें लगातार जो है उन्हीं मुस्लिम शासकों का जो है शासन नहीं चलता रहा था, बल्कि फिर अलग और उसके बाद किसी दूसरे वंश ने या उसके बाद किसी अन्य जो है शासक ने शासन वहाँ पर जो है किया था। नहीं, लगातार उनका शासन जो है वो नहीं चलता रहा था। लेकिन मोहम्मद गोरी ने जब भारत में एक वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, तो उसके बाद इसका जो ये शासन था उस पर लगातार जो है इसी से संबंधित कुछ ना कुछ अगले जो है वंशों ने शासन किया था। मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था।
मोहम्मद गोरी ने भारत में कुछ नए प्रकार के सिक्के चलाए। इसने सिक्कों पर एक ओर देवी लक्ष्मी की मूर्ति और दूसरी ओर कलमा खुदवाया। इसने सिक्कों पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम भी अंकित करवाया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने 1206 ईस्वी में जो मोहम्मद गोरी था इसके शासन पर एक नए वंश की स्थापना की थी जो कि गुलाम वंश कहलाया था। गुलाम वंश जो था इसका शासनकाल लगभग 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक चलता रहा था, जिसमें 5 अलग-अलग वंशों ने शासन किया था। और जो यह शासन काल रहा था यह काल सल्तनत काल के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। तो ये हमने आज पढ़ा भारत पर तुर्की के आक्रमणों के बारे में। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम सल्तनत काल के 5 अलग-अलग वंशों के बारे में जानेंगे या वर्णन करेंगे। तो अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।